सुरेंद्र सिंह जी, भवानी मंडी शहर के स्टार हॉस्पिटल में रात को एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें आपके और हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था। क्या था पूरा घटनाक्रम? बीती रात एक पीड़ित परिवार स्टार हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है। उसके साथ मिसबिहेवियर किया जाता है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, समय पे उसको संभाला नहीं जाता, उसका इलाज नहीं किया जाता है और उसकी गर्भवती महिला को बिना इलाज किए वापस लौटा दिया जाता है। ऊपर से उसको धमकी दी जाती है रिपोर्ट दर्ज कराने की। उसके अलावा उसका कहीं इलाज नहीं होगा, इस प्रकार से उसके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज डालने का, इस तरीके का कुकृत्य स्टार हॉस्पिटल और स्टार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है। रात तकरीबन 11:30 बजे की बात है। मैं अपने घर आ चुका था, तभी मेरे पास पचपाड़ निवासी एक युवक का कॉल आता है। वो मुझसे बोलता है कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पूरी घटनाक्रम मुझे सुनाता है। मेरे सोने का वक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं उठ के गया। हमेशा से मैंने एक चीज़ को रखा है कि जब किसी को मदद की आवश्यकता रही है तो मैंने कभी समय नहीं देखा है। मैंने किसी भी रूप में, चाहे आर्थिक हो, किसी प्रकार का जो भी मुझसे हो पाया है, हर संभव मैंने मदद करने की कोशिश की। जिसमें मैं कभी भी जात समाज या किसी चीज़ को लेकर मैं कभी नहीं रहता। मेरे लिए सर्व समाज ही एक समाज है। उसी नाते में जब उसके पास बस स्टैंड जाता हूँ, मैंने उसको पूरा घटनाक्रम पूछा, उसने मुझे बताया। स्वाभाविक है कि मुझे जाके हॉस्पिटल में पूछना चाहिए, एक क्षेत्र का एक निवासी होने के नाते भी और एक पीड़ित की मदद के नाते भी। जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ जाके मैंने स्टाफ से पूछा, तो वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर थे मैंने उनसे पूछा, भाई ड्यूटी डॉक्टर कौन था, महिला को बिना इलाज किए यहाँ से कैसे आप लोगों ने भेज दिया। इस सारे घटनाक्रम को जब मैं पूछता हूँ, तो वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर था, उन्होंने कहा, मैं सर अभी आया हूँ, यहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो अभी नहीं है, उनको मैं बुला रहा हूँ। मैंने कहा बुलाइए आप। जब उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया, उस समय के जो ड्यूटी डॉक्टर थे पाटिल करके, जो गुजरात से आते हैं, उनके साथ हॉस्पिटल के जो मालिक हैं शैलेंद्र पाटीदार, वो भी आते हैं। ये दोनों इतना गुस्से में और इस तरीके से भड़के हुए आते हैं कि सीधा जब मैं इनसे सवाल करता हूं कि इस गरीब व्यक्ति की महिला का आप लोगों ने इलाज क्यों नहीं किया, तो डॉक्टर पाटिल बोलते हैं घंटा इलाज करूंगा इसका। तब मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई आप इतने शिक्षित हो, आप डॉक्टर बने हैं, पढ़े लिखे हो, पढ़ाई आपने की है, आपने इतनी सारी डिग्रियां लेकर आप डॉक्टर बने होंगे, तो क्या आप घंटा से इलाज करोगे क्या? इस बात को लेकर काफ़ी देर तक हमारी बहस हुई। वहाँ पे भवानी मंडी पुलिस के जो जवान थे वो मौजूद थे। उन सब लोगों के समझाने पर और फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो जिनकी भाषा इस तरीके की है, जिन्होंने इस तरीके का अभद्र भाषा यूज़ करते हैं, वो क्या किसी पीड़ित का इलाज कर पाएंगे। फिर मैं उस बच्चे को लेकर निकला, उसके घर तक उसको छोड़ा और उसको मैंने कहा कहीं रेफ़र करा देता हूँ, इलाज करा देता हूँ। तब तक उसको जो उसकी पुरानी जो गोलियाँ पड़ी थी, शायद उन्होंने वो गोलियाँ दे दी थी, तो उसको पेशेंट थोड़ा रिलैक्स था। चूँकि वो गर्भवती महिला है, उसको गले में कोई समस्या है। जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है सांस रुकने की, तो वो एकदम से होती है और ऐसी होती है कि शायद उस समय उसको बचा पाना मुश्किल होता है। वही परिस्थिति उस समय उस पेशेंट की हुई थी, तब जाके वो लोग वहाँ गए थे। अच्छा, मैं आपको उससे पहले ही घटना बताता हूँ। होता क्या है, जब उस महिला की तबीयत घर पे ख़राब होती है, तो उसकी सासू और उसका जो जेठ, जो उस बच्चे का जो बड़ा भाई है, उनका कॉल उस बच्चे पे जाता है। वो एक 8,000 रुपये की एक नौकरी करता है। उसको बोलते हैं इस तरीके से तबीयत खराब हो गई, तो वो वहाँ से भगता है अपनी दुकान से। वो हॉस्पिटल पहले पहुँचता है, पीछे से जो उसके परिवारजन उसको लेके आते हैं। तो वो जाके बोलता है कि भाई इस तरीके से मेरी पत्नी आ रही है, उसका इलाज करना है, सारी चीज़ें वो सुनाता है। तो डॉक्टर्स जहाँ उसको पूछ परख नहीं होती है, तब तक वो महिला और वो उनकी माँ और वो सब लोग आ जाते हैं। तब इनके बीच में समय पे नहीं देखने और कुछ दवाइयों का किसी चीज़ को लेकर इनके बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद होने के बाद जो मैंने बाद में सुना और जो उस बच्चे ने मुझे कहा, उसके हिसाब से इनके बीच बहस होती है, एक हॉट टॉक हो जाती है। उस हॉट टॉक पर डॉक्टर पाटिल इतने नाराज़ हो जाते हैं, पता नहीं उनके गुजरात के पानी में ऐसा कितना जोर है कि वो सीधे इस तरीके की अभद्र भाषाओं को उपयोग करते हैं। जब ये बच्चा वहाँ से चला जाता है राहुल, उसके बाद में उसकी पत्नी के सामने उसकी माँ और उसके बड़े भाई को उस समय भी उन्होंने कई प्रकार के अभद्र भाषाओं का यूज़ किया।
उस बच्चे पे आरोप लगाते हो कि शराब पी के यहाँ के गाली देगा, इतने की 50-50 हज़ार रुपये की शराब पी के तुम्हें मूत देता हूँ, ये क्या दारू पी के मुझे कुछ बोलना चाह रहा है। इस तरीके से कई अनर्गल गालियाँ, जिस तरीके का उनका चरित्र दिखता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बावजूद अगर उन्होंने इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद उस समय उस परिवार के साथ उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया होगा वो शायद इससे और कहीं निम्न स्तर के होंगे। ये सारी घटना घटित होने के बाद में मुझे रात भर बहुत परेशान रहा, मैं बहुत आहत रहा, बहुत दुख हुआ मुझे कि हम लोग कहीं ना कहीं आज मैं मेरे अगर स्वयं के स्तर पे देखूँ तो हम लोग ठीक है, सक्षम है, हम फिर भी अच्छी जगह अच्छी फैसिलिटीज़ को हम ले पाते हैं। लेकिन मुझे इस सब चीज़ के अंदर एक चीज़ बड़ी आहत करती है कि उन गरीबों के साथ क्या होता होगा, जो गरीब व्यक्ति बहुत मेहनत मजदूरी करके, जो लोगों के यहाँ 60-60 हज़ार रुपये, 70-70 हज़ार रुपये साल में लोगों के यहाँ जो हाड़ी रह रहे हैं, बंधुआ मजदूरों की तरह जो काम कर रहे हैं, वो लोग इस तरीके से जब हॉस्पिटल में जाते होंगे और ये प्राइवेट हॉस्पिटल व्यवस्था जो है ये उनका इस तरीके से शोषण करते होंगे। मैंने मेरे जीवन में कई घटनाएं ऐसी देखी है, मैं सरकारी अस्पतालों में भी गया हूँ, और आज प्राइवेट हॉस्पिटलों को का इस तरीके से बढ़ना और ये एक जेब काटने की जो दुकान जो चला रहे हैं, इसको बढ़ावा कहीं ना कहीं हमारी सरकारें और हमारी शासन व्यवस्था है, और हम सब की जो हम विरोध नहीं करते हैं चीज़ों का, इसकी वजह से ये सब दुकानें आज पनपी है, जो लोगों का जेब काटने का काम कर रही है, गरीबों के साथ अत्याचार करने का काम कर रही है। आज सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं अगर सुचारू रूप से होती, उनके पास सारे संसाधन होते, डॉक्टर्स ईमानदार होते, ईमानदारी से अगर गरीबों का इलाज करते, ज़रूरतमंदों की मदद करते, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के इस तरह के अभद्र शब्द, इस तरीके से लोगों को अपनी जेब कटवानी पड़ती, उनको अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देना पड़ता। मैं आपसे पत्रकार महोदय इतना सा पूछना चाहता हूँ कि जो भवानी मंडी के अस्पताल हैं, उन सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को, जिनमें कई सारे युवा बच्चे हैं, मेरे साथी हैं, मेरे समाज के बच्चे हैं, उन लोगों से जब मैंने इनपुट लिए तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला एक चीज़ निकल के आती है कि एक एक हॉस्पिटल का एक एक दिन का रेवेन्यू 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए। अब इस पैसे को आप जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें अगर हम जोड़ के देखते हैं तो आप देखो कितना बड़ा अमाउंट है जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे गरीब किसान, मजदूर, गरीब जनता का पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं। ये प्रतिदिन का डाटा है सर। प्रतिदिन का डाटा अगर आप उसको महीने में जोड़ेंगे तो कितना होता है, और उसको आप एक साल में लगाएंगे तो कितना होता है। ये इतने आलीशान हॉस्पिटल इन्होंने यूं ही नहीं बनाए। डेंगू जैसे, कोरोना जैसे काल में जिन लोगों ने हॉस्पिटल खड़ा किया था, जिनको हॉस्पिटल खड़ा करने में 5 साल लगे थे, जिस बिल्डिंग को बनाने में, उन्होंने उस हॉस्पिटल से ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ही उन्होंने खड़ा कर लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय एक एक हॉस्पिटल का 50-50 लाख रुपए पर डे का गल्ला हुआ करता था। आज सरकारी अस्पताल में जिस तरीके से डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट की तनख्वाह, हमारा पैसा जो हम जिस पैसे से हम सरकार हमारी सुविधाओं के लिए उनको भेजती है, वही लोग इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में लोगों को भेजने के लिए, उनको रेफ़र करने का जो काम करते हैं, और वही लोग कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुद का खोल के बैठते हैं। अब देखो ये बड़ा एक समझने वाली चीज़ है। एक प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब एक पीड़ित व्यक्ति जाता है, एक बीमार व्यक्ति जा रहा है, उसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ कैसे भेजते हैं। इनके पास एक बड़ा पेटेंट रटा रटाया एक इलाज होता है, जो इनकी मेडिकल साइंस का एक रटा रटा इलाज है सरकारी अस्पताल वालों का। अगर पेशेंट गया है, उसका ये प्राथमिक उपचार करेंगे, फिर उसको बोलेंगे हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, इसको आपको आगे ले जाना पड़ेगा। उसी के साथ फिर बड़े मासूम बन के सजेशन देते हैं, आप आगे लेके जाएं तो थोड़ा समझिएगा कि आपको जाना कहाँ है, इसको बीमारी क्या है। अगर एक्सीडेंटल केस है तो ठीक है, उसके लिए नज़दीकी जो जिला चिकित्सालय उसके लिए बोल देंगे। लेकिन इतना ज़रूरी है कि जब आप ये खुद स्वयं सोच सकते हो कि एक व्यक्ति सरकारी अस्पताल से जब निकल के जा रहा है और उसके साथ अगर वहाँ सुविधाएँ और डॉक्टर्स और इन सब चीज़ों का जब उसके लिए बहाना बनाया जा रहा है, तो वो जिला अस्पताल में भी जाना नहीं चाहेगा। जब मेरी यहीं सुनवाई नहीं हुई तो वो भी तो गवर्नमेंट का ही हॉस्पिटल है, वहाँ मेरी क्या सुनवाई होगी।
फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास एक रास्ता बचता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल पूरा का पूरा छुरी कैंची सब लेके बैठे हुए हैं, आप आओ बस हम आपको काटेंगे। मेरी बातों में इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, कुछ अस्पताल हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में है चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में है। मैं उन लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों की कह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। सर पूर्व में भी ऐसे मुद्दे कई बार सामने आए हैं कि निजी हॉस्पिटलों में लास्ट टाइम की मैं आपको एक बात बताता हूं कि गर्भवती महिला थी जिसके 2 बच्चे पेट में थे, लेकिन महिला की भी मौत हुई थी और दोनों बच्चे भी वो मृत हुए थे। ना भवानी मंडी शहर के किसी भी व्यक्ति ने हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और ऐसा घटनाक्रम लास्ट ईयर पारेता परिवार के बच्चे के साथ भी हो चुका है। क्यों शहरवासी इसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्या कारण है सर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब समस्याएं हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, सब जगह समस्याएं इस तरीके से अपने पैर जमा चुकी है ना कि हम एक दिन में किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। जी देखिए, जब आपके साथ गलत होता है, जब अत्याचार होता है, तब उन परिस्थितियों में या तो आप उनके अनुरूप आप ढल जाओ, बिल्कुल सर, या फिर आप उनके खिलाफ खड़े होकर उनको बदलने का मार्ग रखो। प्रयास करते हैं। जो समस्याएं पिछले समय में रही है, जी उनमें उस समय जो नवजीवन हॉस्पिटल की जो घटना थी, उसमें शहर के काफ़ी लोगों ने, जो आम जनता ने, कई मार्च निकाले थे। कई तरह के उस समय जो तात्कालीन, जो उस समय के पुलिस महानिदेशक और जो कलेक्टर साहब जो रहे हैं, उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई भी हुई थी। जी ये अलग बात है कि कार्रवाई जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई या नहीं हुई, जी इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि शायद उनको भी, उन मुद्दों को भी हम निकाल के ला पाएँ। जी एक विषय और मेरे ध्यान में आता है, सरकारी अस्पतालों को और इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को लेकर के। भवानी मंडी में इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद आपकी जानकारी में हो कि कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें सोनोग्राफी की मशीन है। जी बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा सोनोग्राफी की मशीन कितने रुपए की आती है। जी करोड़ों रुपए की मशीन है ये। जी आप सोचो, इस छोटी सी जगह पर अगर ये अस्पताल वाले इस करोड़ों रुपए की मशीन लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मशीन से वो कितने करोड़ रुपए कमाते होंगे। बिल्कुल सोनोग्राफी करने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखना कितने हॉस्पिटल वालों के पास में रेडियोलॉजिस्ट है। जी जब आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो आप उस मशीन का क्या कर रहे हैं। फिर आप इनके रिकॉर्ड्स में देखना कि ये पर डे कितनी सोनोग्राफी करते हैं। जी तो क्या आप हमारी माताओं बहनों का, क्या हमारे गरीब लोगों का सिर्फ आप पेट के फोटो खींचते हैं, बिल्कुल सर, और उसके नीचे आप क्या लिख के देते हैं कि ये जो जांच है ये वैध नहीं है, ये किसी साक्ष्य के रूप में नहीं है। जब ये किसी के रूप में नहीं है तो फोटो खींचने के लिए जब आप फोटो खींच लोगे और आप 2-2 हज़ार रुपये ले लोगे, 1500-1500 रुपये ले लोगे। परेशानी मुझे पेट में है, बता रहा हूँ। मुझे, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहीं पुराने ज़माने में सभी जगह इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। जी हमारे पुराने जो वेद हुआ करते सब जो, तो वो समझते थे। हम डॉक्टर, इतना जो एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर होता है वो समस्या से समझ जाता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे पेट दर्द दिखाया, भाई मैंने रात को मैंने क्या खाया ये आपने पूछा नहीं। जी सुबह मैं कितने बजे उठाऊं, मेरा सोने की जो प्रक्रिया रही है वो कितनी रही, मैंने पानी पिया नहीं पिया है। मैं भी पॉसिबल कि मुझे गैस की वजह से हुआ होगा। मैं गया सीधा, नहीं सोनोग्राफी तो करा लो यार, आपको लग रहा है मुझे प्रॉब्लम होगी। जी इस तरीके से सोनोग्राफी से इन लोगों ने लूटने की एक दुकान लगा रखी है। उसके बाद बात आती है कि ये लोग जो सारा पैसा लूट रहे हैं, इसका ये क्या कर रहे हैं। ये यहाँ है, कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। जी ये सब पैसे को बाहर ले जा रहे हैं। जी यहाँ सिर्फ यहाँ के लोगों से कमाई करते हैं, यहाँ से पैसा उठाया, ये लोग बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं उनको देखने के लिए, उनको पूछने के लिए हमारे पास ऐसे कोई नेता नहीं है। जी हमारी शासन प्रणाली जो है वो ऐसी है नहीं कि वो जो सरकार ने सुविधाओं के लिए जो बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी है, उन बिल्डिंग्स में हमने ऐसे लोगों को लाके बिठा रखा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको पता है, मैं कई रातें गया हुआ हूँ पेशेंट्स लोगों के साथ, कई एक्सीडेंट के लोगों के साथ गया हुआ हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप मदद करने की बात करते हैं, मेरे पास कोई राजनीतिक पद नहीं है। मेरे जीवन में कहीं मैं किसी राजनीतिक पद पे नहीं रहा हूँ, और ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी में रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरे एक छोटे सा, जो मेरे पास जो मेरे संसाधन थे, उन संसाधनों से मैंने एक छोटा सा, मेरा परिवार है,
उस परिवार के साथ में जो कुछ मेरी आवश्यकता है उनके लिए मैंने किया है। लेकिन मैं हमेशा किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं कई बार एक्सीडेंट के केसों में गया हूँ हॉस्पिटल में। उस समय रात को जो ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं वो तो आते नहीं हैं। जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होता है, जो जिनको बहुत अच्छा तो कह नहीं सकते हैं, कि बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग भी नहीं होती है। वो नर्सिंग स्टाफ, पत्रकार महोदय, मैं आपको क्या बताऊं उस समय की मेरी पीड़ा, कि वो लोग बिना उसके उस एरिया को सुन किए सीते हैं कपड़ों की तरह। और उनके सीते समय मेरी स्थिति ये हो गई बहुत सी बार तो कि मैं देख ही नहीं पाया हूँ और मुझे वहाँ से आना पड़ा है बाहर। ये सब व्यवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि उनको सरकार तनख्वाह दे रही है। हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, हम हॉस्पिटल जाके पूछने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारे साथ गलत हो रहा है उस कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं कि हम उन व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, हम उन लोगों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप और चीज़ों पे जाते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको आप देखिए। मेरे पास कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर चुनाव से पहले और दिवाली के बाद में जो मेरे साथ इतनी घटनाएं जो मैंने लोगों के साथ घटित हुई है, उन सब से आहत होकर और जो कुछ मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया है उस सब से प्रेरित होकर के दीपावली के बाद में चुनाव से पहले मैं एक शो लाने जा रहा हूँ, जिसके लिए मेरे पास कई जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी अप्रोच किया गया है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं अपने स्तर पे लेके आऊँ या किसी न्यूज़ चैनल को वो दूँ। तो मेरा पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि कई सारे जो युवा हैं उन सब की इच्छा थी कि भाई जो कुछ छोटा मोटा मैंने मेरे जीवन में गरीब परिवार से आकर के किया है तो शायद उन बच्चों को मैं मोटिवेट कर पाऊँ, उन मेरे युवा साथियों को मेरा अनुभव उनके साथ साझा कर पाऊँ। इसके लिए मैं कई दिनों से सोच रहा था। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम अभी आया है, जिस तरीके का राजनीतिक सिनेरियो अभी दिख रहा है, जिस तरीके की राजस्थान की राजनीति है, जिस तरीके की देश की राजनीति में चल रहा है, जिस तरीके से लोगों को एक ऐसे मुद्दों पे ले जा करके जो मूल मुद्दों से हटा करके जिस तरीके की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से एक एक पार्टी की 4-4 पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, अयोग्य उम्मीदवार जो यहाँ कहीं दिखते ही नहीं थे वो आके आज अपने आप को योग्य कह रहे हैं, जो किसी न किसी रूप से प्रेरित होकर के आज लाड़े बन के जो यहाँ आए हैं, हम सब मिल करके उनकी बारात को वापस भेजने का काम करेंगे। अगर मैं जो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा था उसकी अगर मैं बात करूं, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी स्कूलों में अगर शिक्षा व्यवस्था सही होती तो ये प्राइवेट स्कूल्स जो जेब काटने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे हमारे गरीब लोगों को, हमारे किसानों को, उनके पास पैसा नहीं भी होते हुए उधार लेकर के अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उन्हें उन स्कूलों में भर्ती कराना पड़ रहा है। या आप जो 70-70 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देकर के इन सरकारी स्कूलों में जिन अध्यापकों को आपने बिठा रखा है वो क्या करेंगे? वो आए, हाजिरी लगाएं और चले जाएं। मैं किसी अध्यापक के खिलाफ नहीं हूं। मेरे जीवन का निर्माण करने में मेरे भी गुरु रहे होंगे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं हर एक अध्यापक के खिलाफ नहीं हूं। उन अध्यापकों के, उन स्कूलों के, उस प्रणाली के, उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज अगर हमारे सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा का माहौल होता तो लोगों को अपने बच्चों को अपने घर की रोटी, अपने घर का दाल, अपने घर का घी दूध जो बच्चों को खिला करके जितना हष्ट पुष्ट और जितना मानसिक और शारीरिक रूप से उनका विकास कर पाते, वो आज संभव नहीं है। उनको हॉस्टलों में बाहर पड़े रहना पड़ता है, जहाँ पे वो मैदे की रोटियां खाते हैं, जहाँ पे वो दूषित वातावरण में रहते हैं। एक गांव के अंदर अच्छा स्कूल होने से उस बच्चे के शरीर का किस तरीके से निर्माण होगा, ये कल्पना आप स्वयं करके देख लीजिए किस तरीके से उसके बच्चे का शरीर का विकास होगा। इस तरीके की राजस्थान और मेरे हाड़ौती के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, इन सब जिलों की और मेरे अपनी डग विधानसभा की समस्याओं को लेकर के मैं बहुत जल्द जनता के समक्ष, चूँकि समय कम है इसलिए सोशल मीडिया का एक माध्यम से उन लोगों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, जहां पर हम सामाजिक, नैतिक, युवाओं का शारीरिक विकास, राजनीतिक जो समस्याएं हमारे यहाँ है और जिन लोगों ने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, जो नेता यहाँ हमारे ही वोट लेकर के हमारे ऊपर दादागिरी जो करते हैं, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।
हम हिसाब पूछेंगे हमारे वोटों का, और हम इस निष्कर्ष पे जाना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम जिन्हें वोट दे रहे हैं वो व्यक्ति सही है कि नहीं। जिन पार्टियों को हम वोट दे रहे हैं, क्या हमें उनको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। योग्य उम्मीदवार का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे तो बहुत सारे लाड़े बन के घूमते हैं, लेकिन उन लाड़ों की बारातें वापस भेजने का काम हम सब मिलके करेंगे। हमारा इस देश का युवा करेगा, इस राज्य का युवा करेगा, यहाँ की गरीब जनता करेगी, हमारी विधानसभा के सारे हमारे साथी करेंगे, हमारा समाज करेगा, हमारा सर्व समाज करेगा। हम सब मिल करके इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होंगे और हम इन लोगों से हिसाब पूछेंगे। पिछले 5 साल में जिसने जो किया है उसका उससे हिसाब होगा, उससे पहले वाले ने क्या किया उसका हिसाब होगा। आज मुझे आप बताइए, इनके पास क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ा कैसे जाता है? भाड़े की भीड़ बुला के कैसे लड़ोगे? वर्तमान में यही चल रहा है सर। आप हजारों आदमी को लेकर गांव में जा रहे हो क्या? हुड़दंग मचाने जा रहे हो क्या गांव में? आपने उन गांव वालों की कितने लोगों की समस्याएं पूछी है? उस गांव में क्या समस्या है? मेरी एक कोशिश है कि मैं एक ऐसे सर्व समाज का जो हम सब मिल करके निर्माण करेंगे। अगर हमारा कोई सरकारी तंत्र मदद नहीं करता है तो किस प्रकार से हम हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनसे हम हमारे गांव का विकास कर पाएं। देखिए, किसी के घर को टिफिन नहीं भेजता है। कई सारी योजनाएं ऐसी है। आज चूंकि मेरे पास भी समय कम है, मैं आपको इतनी लंबा मैं आपको बोल के मैं आपका समय भी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त रूप में अगर कहूं तो हम हर एक मुद्दे पर, हर एक विषय पर हम आएंगे। क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत समय लगने वाला है। इसको हम लंबी लड़ाई को हम सब साथ मिलकर के लड़ेंगे। मैं पहले सोचता था कि मैं काय को किसी के फट्टे में टांग अड़ाऊं। मैं सोचता था कहीं ना कहीं जो जितना मेरे पास है उससे मेरे से जो हो पाता है, जो जितना मेरे पास समय होता है उतना मैं लोगों की मदद कर दूं, उतना उन लोगों से जो मुझे मदद चाहिए होती है मैं ले लेता हूं। मेरे से जो हो पाता हूं मैं करने की, मेरा जो स्तर है उसके आधार पर जितना हो सकता था मैं उसी को कर करके खुश था। मैं सोचता था इन लोगों के बीच में नहीं पड़ूं। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके की समस्याएं हैं, जिस तरीके के झूठे अफवाहें फैला करके जिस तरीके से कई सारे लोग लाड़ा बन के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के खिलाफ, इन सब से आहत होकर के, इनसे परेशान होकर के मेरे अपने क्षेत्र के लिए, मेरे अपने क्षेत्र की जनता के लिए, मेरे अपने क्षेत्र के गरीबों के लिए आज मैंने ये निर्णय लिया है कि हम आपके फट्टे में टांग अड़ाएंगे और हम सब मिलके आपके फट्टे को फाड़ेंगे। सर, विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है। जो आपने बीड़ा उठाया है, हो सकता है ये समय पर पूरा ना हो पाए। शहर वासियों के लिए, शहर की जनता के लिए और जो डग क्षेत्र के विधानसभा के जो मतदाता हैं उनके लिए 2 शब्दों में कुछ अगर आप संदेश देना चाहें तो। देखिए, अगर ये समय पे पूरा नहीं होता है तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार है जी। मुझे ऐसा लगता है शायद एक छोटी सी जागरूकता की आवश्यकता है। जी। मैं ऐसा कहूँ अतिशोक्ति हो जाएगी कि मैं कुछ करूँ या मैं जगाऊँ। जी। हो क्या रहा है ना कि आदमी यहाँ पे डर रहा है। अब डराने की प्रक्रिया तो हमारे शुरू से रही है। भाई मैं एमएलए हूँ, मैं ये हूँ, मैं इस पार्टी से आता हूँ, मैं उस पार्टी से आता हूँ। कहीं ना कहीं आदमी शारीरिक रूप से या व्यापारिक रूप से कहीं ना कहीं हताश होकर के वो पीछे हट जाता है। लेकिन अगर जो मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास जब कोई विकल्प नहीं होता है ना, जब आपके पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, जब आप हताश हो जाते हैं, तब एक ही विकल्प बचता है, वो है युद्ध। और युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ बंदूक तलवार से युद्ध नहीं होता है। आप उसको कई रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से विरोध करके। उसी क्रम में हमारे जो वोटिंग प्रोसेस है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ऐड हुई है, वो है नोटा। अगर जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, अगर उनमें से कोई विकल्प नहीं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि नोटा से कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।